ये कंसेप्ट बेसिकली 3 लोगों पर लागू होता है। ठीक, एक है 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर का है। दूसरा कमेंट इसी का सपोर्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था और इसी विचार का सपोर्ट प्रेसिडेंट के आर नारायणन का यह कमेंट 1998 में आता है और इन लोगों का कमेंट था 1949 और 50 में। ठीक, क्लियर। अब क्वेश्चन को समझना क्या है इसमें, बेसिकली इस पूरी थियरी का एक चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन गुड या बैड, अच्छा या बुरा, ये डिसीजन डिपेंड करता है पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक पर। पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक यानी संविधान में भाग लेने वाले जनता या लोग। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अगर मान लिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन को कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बुरा है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट उस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पार्टिसिपेट करने वाले पर्सन मोरल हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गुड गवर्नमेंट। क्लियर। इसलिए अंबेडकर ने कहा 1949 में 26 नवंबर 1940, हम संविधान की अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में जिक्र नहीं कर रहा हूं कि संविधान हमारा अच्छा है या बुरा है। हम जिक्र कर रहे हैं, हम इंटरप्रिटेट कर रहे हैं कि इस संविधान को लागू करने वाले लोग कैसे हैं। यानी मींस कि कॉन्स्टिट्यूशन का काम तो सिर्फ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का एस्टेब्लिशमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन का और कोई काम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम एंड विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना कर रहा है और उस राजनीतिक व्यवस्था में पार्टिसिपेट करने वाले पर्सन करप्टेड हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट गवर्नमेंट फॉर्मेशन कहां से कर पाएगा? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और बैड से बैड कॉन्स्टिट्यूशन है, बैड से बैड कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है, और उस पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाले पर्सन मोरल हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, तो बैड कॉन्स्टिट्यूशन भी बैड पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था का इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। इसलिए इसी बिहाफ पर यह क्वेश्चन खड़ा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ए लिविंग इंस्ट्रूमेंट या लिविंग डॉक्यूमेंट। समझ रहे हो कि नहीं? अब ये पोजीशन थी कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर या कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होगा उसका नेचर कैसा होगा। तो उसका नेचर डिपेंड करता है कि उसमें पार्टिसिपेशन करने वाले पर्सन के लोग कैसे। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूं, 50 to 60, 1950 to 60, 70, Parliament is the symbol of democratic values. But today, Parliament is the instrument of political agenda. आज वही संसद राजनीतिक एजेंडा का यंत्र बन गया है, और वही संसद 50 और 60 के दशक में कहा जाता था कि सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, क्या डिपेंड किस पर करता है?
कि उसमें जाने वाले लोग कैसे थे, उसमें जाने वाले लोग कैसे थे। उस समय 50 to 70 तक रूलिंग क्लास एंड अपोजिशन। वैसे पार्लियामेंट का जो रोल है, पार्लियामेंट का रोल है नेशनल बिल्डिंग फॉर्मेशन, इस राष्ट्र निर्माण करना। यानी संसद का मुख्य दायित्व था राष्ट्र निर्माण करना। यानी स्वतंत्रता के पश्चात कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड जिस पॉलिटिकल सिस्टम या जिस लेजिस्लेटिव का फॉर्मेशन किया गया, वह लेजिस्लेटिव सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेटिक वैल्यू था, सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक टेम्पल था, यानी लोकतांत्रिक मंदिर का प्रतीक था। क्योंकि उस समय 1950 टू 1970 इस संसद को या संसद में वे लोग पार्टिसिपेट करते थे जो वास्तव में मोरल थे, नैतिक थे, जिन्हें ऐसी स्थिति में रूलिंग पार्ट एंड अपोजिशन पार्ट दोनों एक दूसरे के इंपॉर्टेंस को समझते हैं। रूलिंग पार्ट या रूलिंग पार्टी यह समझती है कि विदाउट अपोजिशन, यानी हम अपोजिशन के बिना हम अपनी कमियों को, अपनी वीकनेस को जान नहीं पाएंगे। इसलिए अपोजिशन कहता था कि हम सरकार की कमियों को उजागर करके राष्ट्र निर्माण में हम अच्छा योगदान करेंगे, और सत्ता पक्ष कहता था, सोचता था कि बिना अपोजिशन से हम अपनी कमियों को नहीं जान पाएंगे। ऐसी स्थिति में वह संसद उस समय देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर के रूप में स्वयं को स्थापित किया, जिसमें प्रवेश लेना, जिसमें भाग लेना किसी भी गौरव से कम नहीं था, एक प्रेस्टिजियस इशू बन गया था। और उस पार्लियामेंट ने देश की अनेक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए या नेशनल बिल्डिंग के फॉर्मेशन करने के लिए अनेक पॉलिसियां बनाई। लेकिन आज उसी संसद में वे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनकी एक्चुअल पोजीशन पार्लियामेंट नहीं है बल्कि तिहाड़ जेल है। और वे लोग अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्या उस पार्लियामेंट से आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि वह राष्ट्र निर्माण या कंट्रोल द क्राइम या कंट्रोल द करप्शन पर लॉ फॉर्मेशन करेगी? कॉन्स्टिट्यूशन भी वही है, पार्लियामेंट भी वही है, लेकिन उस पार्लियामेंट की पोजीशन क्यों गिर रही है? उस कॉन्स्टिट्यूशन की पोजीशन क्यों गिर रही है? क्योंकि पार्टिसिपेट करने वाले लोग का नेचर क्या हो रहा है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने यही कहा कि हम आज यानी 26 नवंबर 1949 को हम कॉन्स्टिट्यूशन के मेरिट और डिमेरिट पर डिस्कस नहीं करेंगे। यानी देयर इज नो डिस्कशन ऑफ द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं कह सकता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ओनली फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। समझे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ राजनीतिक संगठन का निर्माण कर रहा है। और वैसी स्थिति में, वैसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि यह संविधान, और ये स्थिति, इस स्थिति को समझिएगा, हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल उठाएंगे। यानी मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर डिपेंड करता है पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन, पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन, यानी भाग लेने वाले लोग कैसे। जैसे जस्ट क्लास, ये क्लास बहुत अच्छी है, लेकिन क्लास में टीचर कैसा है और स्टूडेंट कैसा है, ये दोनों डिपेंड करेगा क्लास के नेचर को, है कि नहीं? ठीक, अब इस पूरे कंसेप्ट को समझते हैं कि वास्तव में है क्या। ये इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक डिबेट पर चलते हैं। डिबेट है पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्सेज प्रेसिडेंटियल सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन। और इस कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट था
सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। सोशल एंड डेवलपमेंट, सामाजिक और आर्थिक विकास। अब सामाजिक और आर्थिक विकास अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट अचीव कैसे किया जाएगा? जब पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल होगा। जब पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा? स्टेबल। और स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम सिर्फ प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाइक देन यूएस, यानी अमेरिका की अध्यक्षीय शासन। इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ सदस्यों ने कहा कि अगर हमको सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना है तो हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। और स्टेबल गवर्नमेंट हमें कौन दे सकता है? अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसलिए इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए अगर पॉलिटिकल सिस्टम को अडॉप्ट करना है तो हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम को क्यों नहीं अडॉप्ट कर ले? ठीक, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में फिक्स टेन्योर होता है और इंपीचमेंट के अगर प्रोसेस को अगर हटा देते हैं तो यूएस प्रेसिडेंट अपने टेन्योर को पूरा करेगा। ठीक, यानी मींस यूएस प्रेसिडेंट को अगर हटा दे, इंपीचमेंट के प्रोसेस को अगर हटा दे, तो यूएस प्रेसिडेंट अपने 4 इयर्स के टेन्योर को क्या करेगा? कंप्लीट कर ले जाएगा। ठीक, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि अगर यूएस प्रेसिडेंट के हिसाब से अगर पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबल कर दिया जाए तो अनएक्सपीरियंस इंडियन पब्लिक को क्या अनलिमिटेड पावर दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडॉप्ट करके 1950 में यह डिस्प्यूट सॉर्ट आउट कर दिया गया। ठीक, 1950 में डिस्प्यूट उठा, सॉर्ट आउट कर लिया गया। अब एक डिस्प्यूट फिर खड़ा होता है 1998 में। 1989 से लेकर 2014 तक भारत में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, लेकिन 1989 टू 1998 यानी 10 सालों तक इस टाइम पीरियड में लगभग 9 से 10 प्राइम मिनिस्टर आते हैं और कोई एक को छोड़कर किसी ने अपने टेन्योर को पूरा नहीं किया, तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी। इसलिए एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एनडीए, जो इस समय सत्ता में है, एनडीए ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक जिक्र किया कि अगर इलेक्शन के पश्चात अगर सरकार एनडीए की बनती है तो सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के रिवीजन को लेकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिवीजन कमेटी का फॉर्मेशन करेगी। क्लियर? यानी संविधान समीक्षा आयोग का गठन करेगी और वह कमेटी डिफाइन करेगी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम सही है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम। क्लियर हो गया? इससे क्या डिपेंड, अगर इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा कि कमेटी डिफाइन करेगी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम सही है या पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो इसका मतलब कि भारत में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां थी वह पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पॉन्सिबल मान रही हैं, न कि अपने एक्टिविटीज को। ये इलेक्शन के पश्चात एनडीए की सरकार बनती है और एनडीए अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को इंप्लीमेंट में लाते हुए एक्स चीफ जस्टिस वेंकट चलैया की अध्यक्षता में 11 मेंबरशिप की कॉन्स्टिट्यूशनल रिवीजन कमेटी का फॉर्मेशन कर दिया। इस कमेटी ने पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम को लेकर किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं दिया, लेकिन तभी प्रेसिडेंट के आर नारायणन, जो स्टूडेंट ऑफ लॉस्की यानी लॉस्की के शिष्य थे, रिसर्च उन्हीं के अंडर में किया। इसका मतलब कि पॉलिटिकल थिंकिंग उनके पास थी। उन्होंने कहा कि कोई भी संविधान बुरा नहीं होता और कोई भी संविधान अच्छा नहीं होता। संविधान की अच्छाई और बुराई डिपेंड करती है कि उसका इंप्लीमेंट कैसे किया जा रहा है। इसका मतलब
कि अब तक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर भारत में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के लिए स्वयं को जिम्मेदार नहीं मानना है। किसको जिम्मेदार मानना है? कॉन्स्टिट्यूशन को। प्रेसिडेंट ने जब इंटरफेयर किया तो भारत में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसका इंप्लीमेंट करने वाले लोग हैं। और उसका रिजल्ट ये होता है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि 1998 के पश्चात कोलिनेशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन भी होता है। अटल बिहारी वाजपेयी हैं, मनमोहन सिंह हैं, फिर मनमोहन, तीनों ने अपना टेन्योर पूरा कर गया। यानी अब तक जो ब्लेम, तो ये चीज डिपेंड करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, बस कि उसका इंप्लीमेंट कैसे किया जा रहा है। और यही चीज डिफाइन करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग इंस्ट्रूमेंट है या एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। समझ में आई बात? ये चीज थी।